हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। ओम शांति क्लास में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग पहले की क्लास में जीके जीएस करते आ रहे थे, तो उसी टाइप से आज हम लोग फिर से करते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग काफ़ी लंबे और काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न उत्तर लिए हैं, तो इसको हमें बारीकी से समझना है ना। तो आप लोग बने रहें और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है कि भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण है। यानी कि जो जलन होता है उसको हम साबुन से रगड़ने पर रोक सकते हैं, ठीक है। उसको रोका जा सकता है साबुन के थ्रू। तो उसका क्या कारण है कि साबुन के द्वारा ही रोका जा सकता है। तो आइए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। आंसर नंबर 1 होगा, देखिए इसका क्या होगा। भ्रमर का दंश अम्लीय होता है, ठीक है, और साबुन एक क्षार है, उसे निष्क्रिय कर देता है। ये तो पता होगा कि साबुन क्या होता है, क्षार है, तो वो दोनों मिलकर निष्क्रिय उसे बना देता है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है फ्रेंड्स, उसको पढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। यानी कि कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नाइक्रोम, ठीक है। क्या हो जाता है, नाइक्रोम, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हम उसके बारे में बारीकी से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और जो प्रश्न थोड़ा हल्का टाइप के होंगे, जिसके बारे में आप लोग खुद जानते हैं, उसको हम लोग व्याख्यान नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण कौन सा है। तो इसमें इसका है, देखिए कि अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल ये है। उसके बाद एक गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल ये भी है। उसके बाद है रंग में परिवर्तन, बिल्कुल ये भी है। उसके बाद आता है तापमान में परिवर्तन, जी ये भी है, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न जो आता है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो कि इस साइड होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यहाँ पे है ना। क्या कहता है फ्रेंड्स, एक नंबर, इसको एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। बड़ा करने के चक्कर में ये क्या हुआ, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 ही करेंगे। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यानी कि नीचे जो ये अभिक्रिया दिया गया है फ्रेंड्स, ये जो अभिक्रिया दिया गया है, इसमें कौन सा कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, तो क्या हो जाता है इसका आंसर, यहाँ पे देखते हैं। यानी कि कौन सा कथन गलत है, लेड अपचयित हो रहा है। लेड क्या हो रहा है, अपचयित। इस अभिक्रिया को देख के हमें बताना है, लेड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। ये बोला जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल ये अभिक्रिया गलत दिया गया है, ठीक है। लेड अपचयित हो नहीं रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ये गलत होगा, चूंकि गलत ही पूछा। उसके बाद कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है, कार्बन उपचयित नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर गलत पूछ रहा है तो ये दोनों सही होगा, अगर सही पूछता है इसमें तो ये दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद का सवाल हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 5। क्या कहता है फ्रेंड्स, कांच पर उत्कीर्णन किया या खरोचा जा सकता है, कांच पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो हो जाता है हीरे से। कांच पे किससे खरोचा जा सकता है, हीरे के थ्रू। और दूसरा हो जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरिक अम्ल से, ठीक है, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरिक अम्ल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद का जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6 आता है ना। उसको देखते क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि हमें चारों को पढ़ना पड़ेगा, उसमें से चुनना पड़ेगा कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला आता है क्या, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। दूसरा है क्या, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होते हैं। तीसरा है सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। चौथा है सिरका एक
परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, ये सही है। उसके बाद हम लोग छठा 7वां नंबर सवाल देखेंगे, जो कि यहाँ पे है। क्या कहा जाता है, इसमें भी कह रहा है प्रश्न कि सही कथन को चुने। ठीक है, कथन 1 और 2 दिया गया है। सबसे पहला है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में कहा जाता है आवर्त सारणी में किस वर्ग के में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है ये हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 8। क्या कहता है उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सबसे पहला है कि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। दूसरा में कहा जाता है क्या, सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद का आता है क्या, दृष्टि धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसका कौन सा कथन सत्य है। कथन ये सत्य हो जाता है और ये सत्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि तीनों कथन इसका सत्य है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आंसर। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न करेंगे। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद आता है क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है। क्या यह सही है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम की भांति ही दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब की भाग के भांति ही दिखाई देता है। क्या ये इसमें कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स। आइए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, केवल एक, यानी कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर देखने के बाद देखना बहुत जरूरी होता है और एक बार पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद 10वां नंबर सवाल हम लोग करेंगे। क्या कहता है, यहाँ देखिए, सूची 1 तथा सूची दूसरे को मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले राशि और मात्रक दिया गया है। आवृत्ति किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ध्वनि का क्या होता है, ऊर्जा का, ऊष्मा का क्या होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न तो काफी आसान है, आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर। तो आइए हम लोग आप लोगों को आंसर बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आवृत्ति का क्या हो जाता है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज होता है। ध्वनि का क्या होता है, ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो उसको देखते हैं, ध्वनि को शायद ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, कैलोरी होता है। उसके बाद ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जो बच गया है आर्ग होता है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, हम भी ऑप्शन देखते हैं कि आप लोगों को बता रहे हैं आंसर, ताकि कि आप हम एक बार कंफ्यूज करके आप लोगों को कंफ्यूज ना कर दें। ठीक है, क्योंकि हम तो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग तो एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोगों को सही जानना बहुत जरूरी है। और हम एक सवाल के चलते आप लोगों को गलत नहीं बता सकते हैं, चाहे उस सवाल में आधा घंटा क्यों ना हो जाए। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित दूरी का मान 0 होता है। दूरी का मान वृत्त पथ की परिधि के बराबर होता है। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दोगुना के बराबर होते हैं, या फिर विस्थापन का मान 0 होता है। क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या है, केवल सी, यानी कि 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। विस्थापन का मान 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, विस्थापन का मान 0 होता है। उसके बाद हम लोग 12वां नंबर सवाल देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, आइए 12वां नंबर सवाल क्या कहता है फ्रेंड्स, विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। विद्युत जनरेटर जो हम लोगों की शादी फंक्शन में कोई भी जनरेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है, चुंबकीय प्रेरण पे। इसके बाद का सवाल जो है सवाल नंबर 13 है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, यदि कोई तरंग यानी कि तरंग का जो चाल है वह 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर जो होता है वह 8 हर्ट्ज होगा। ठीक है, क्या होगा, 8 हर्ट्ज होगा। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे 14वां नंबर सवाल देखेंगे, है ना। तो उसमें जो आता है फ्रेंड्स, इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए कर्व में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 दिया गया है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों एक समान चल रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से सजा सकते हैं, इसका आंसर पूछ रहा है ना। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए इसको किस तरह से हम लोग सजा सकते हैं। सबसे पहले एल्फा कण, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग 15 नंबर सवाल देखेंगे, क्या कहता है। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि मेरे साइड ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा तबीयत मेरा डैमेज है और इधर कोई मंदिर में थोड़ा सा गाना उना बज रहा है, शाम के टाइम है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग गौर करें सवाल पे। उसके बाद आता है 15 नंबर सवाल, क्या निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि प्रश्न में भी ही बोल दिया गया है कि ही सबको आपको पढ़ना है। तो पहला नंबर पढ़ते हैं, क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, गीली मिट्टी के सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। इनमें से कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सब्जियों को पकने पर मुलायम हो जाना। ठीक है, किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में, आप लोग गौर फरमाया और ज्यादा से ज्यादा हो सके 1-2 बार देखने के बाद ये सारा सवाल आपको जरूर याद होगा सुनने के बाद। उसके बाद 16 नंबर सवाल कहता है क्या कि संघ पोरीफेरा, ठीक है, संघ पोरीफेरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ पोरीफेरा जो है उसके बारे में हमें विचार करना है। तो सबसे पहला क्या है, यह स्थान वृद्ध छिद्र युक्त एवं पूर्णतः समुद्री जीवी है, या फिर इनमें उत्तकों का अभाव होता है, या फिर यह द्विकोरिकी एवं असम्मानित होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो ये हो जाता है कि ये स्थान वृत्त छिद्र युक्त एवं पूर्णतया समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, संघ पोरीफेरा क्या होता है, समुद्री जीव होते हैं। इसके बारे में ज्यादा आप लोगों को जानना है तो इसके बारे में व्याख्या भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। इसमें आता है 17 नंबर सवाल, क्या जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है या फिर होता है। जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उसमें से किस आधार पे हम लोग उसको बांटते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना क्या है कि किस प्रकार से इसको हम लोग सजा सकते हैं एवं इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है क्या, केंद्र की स्थिति पे। ठीक है, पहले केंद्र की स्थिति पे, उसके बाद हो जाएगा क्या, रसधानी के आकार पे, उसके बाद हो जाएगा रसधानी की संख्या पे, उसके बाद हो जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पे, उसके बाद आता है क्या, तारकाय की संख्या पे, उसके बाद आता है फ्रेंड्स 8वां नंबर लवक की संख्या पे। ठीक है, ये जो 7 नंबर दिया गया है ये गलत है। ठीक है, इसका कोई मान नहीं है, बस इतना तक, यानी कि एक में हम इसको रख सकते हैं, फिर ऐसे इस तरह से सजाते चल जाइए, 2 3 4 5 है ना, 6 यहाँ तक। उसके बाद का जो सवाल आता है सवाल नंबर 17। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 18 नंबर सवाल हम लोग करेंगे, 17 नंबर हो चुका है।
तो क्या कहा जाता है? 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से शरीर में रेखित पेशियों के लिए कौन सा कथन असत्य है? शरीर में रेखित पेशियों के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन क्या है? रेखित पेशी को कंकाली या दैहिक पेशी भी कहते हैं। दूसरा आता है क्या? रेखिक पेशियां हाथों, पैर, गर्दन इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा है क्या? ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो गति एवं गमन में सहायक होती है एवं इनकी आवृत्ति मीसोडर्म से होती है। इसका राइट आंसर जो होता है फ्रेंड्स, वो हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। यानी कि ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों गलत है। इसका आंसर हो जाता है इनमें कोई नहीं। कभी कभी हमें प्रश्न भी फंसाता है, आप लोग गौर फरमाएं। जरूरी नहीं कि जितना दिया है उसमें से ही आंसर हो, कभी कभी आंसर नहीं भी रहता है। ठीक है, और कभी कभी सारा का सारा चीज सही होता है। 19 नंबर सवाल देखेंगे क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं, इसलिए आप लोगों को आंसर पे गौर कीजिए। अंतःपद्रव्य जलिका और राइबोसोम की सबसे अधिक भूमिका होती है ना। 20वां नंबर सवाल जो है, जो इस तरह से दिया गया है कि विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि ये भ्राम वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। ठीक है, इसका आंसर बस यही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग 20 नंबर ही तक ही रखते हैं, 20 सवाल ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21वां नंबर सवाल से करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप लोग बने रहें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 21वां नंबर सवाल से। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग बने रहे ओम शांति क्लास के साथ। धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए।